हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2022 का, उसके हमने फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम अपने अगले जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है, इसके हम फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम जो है आपके जो सैंपल पेपर है 2023 का, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बेसिकली उसके फिजिक्स के हम क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके क्वेश्चन पेपर के निर्देश यानी जो इसके इंस्ट्रक्शंस है वो सेम ही है जैसे हमने लास्ट पेपर में डिस्कस किया था। अब हम डायरेक्ट अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। पहला कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा पुतली, चौथा दृष्टिपटल। The human eye form the image of an object at its first cornea, second iris, third pupil, fourth retina। यानी आपको ये बताना है कि जो ह्यूमन आई होती है, मानव का नेत्र होता है, उसमें जो इमेज बनती है, ठीक है, आप जानते हैं जो ह्यूमन आई है यानी मानव नेत्र है वो एक कैमरे की तरह काम करता है। और क्या होता है, वो जिस भी ऑब्जेक्ट यानी जिस भी वस्तु को देखता है उसकी इमेज बनाता है, ठीक है। और उसकी जो इमेज बनाता है वो रियल इमेज होती है, वो एक पर्दे पे जो है बनती है। आप जानते हैं रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, जो हमें पर्दे पे प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि जो ह्यूमन आई है यानी मानव नेत्र है, उसके किस भाग में जो है प्रतिबिंब बनता है, यानी इमेज जो बनती है वो किसके ऊपर बनती है, किस भाग में बनती है। अगर हम मानव नेत्र की बात करें, ठीक है, तो अगर हम मानव नेत्र की बात करते हैं तो मानव नेत्र में से जो आपकी इमेज बनती है यानी प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बनता है, ठीक है। और जो दृष्टिपटल है वो पर्दे का यानी स्क्रीन का काम करता है, उसी के ऊपर आपकी इमेज यानी जो प्रतिबिंब है वो बनता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में सेल को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। यानी आपको बताना है कि जो हमें यहाँ पे चार सिंबल, ठीक है, जो चार प्रतीक बने हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्रतीक है जो सेल को, जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है, ठीक है, जो सेल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके जगह पे हम इस प्रतीक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन है आपका, आप देख सकते हैं, इसे हम रेजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टर, जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें, सॉरी सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे आप संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उत्पन्न करता है आपके सर्किट में, रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। वहीं अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर संधारित्र है। तो ये संधारित्र होता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है, चार्ज को स्टोर, आवेश को क्या करता है, स्टोर, उसका भंडारण करता है, उसे स्टोर करता है। थर्ड जो है सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो ये सिंबल है यहाँ पे जो है, एक आपको जो लाइन दिखाई दे रही है वो छोटी और थोड़ा थिक यानी मोटी है, दूसरी लाइन लंबी है जिसके साइड पे आपका प्लस साइन बना।
तो बेसिकली अगर हम थर्ड सिंबल की बात करें तो जो आपका थर्ड सिंबल है ये आपके सेल को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम फोर्थ सिंबल की बात करें तो फोर्थ सिंबल आपका एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? एसी सोर्स को। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रतीक है, ये कौन सा ऐसा सिंबल है जिसका यूज आप सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज। आपको ये बताना है कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, उसका एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या होती है। पहला है आपका ओम, दूसरा है एम्पेयर, तीसरा है वोल्ट, चौथा है ओम मीटर। ठीक है, पहला है ओम, दूसरा है एम्पेयर, तीसरा है वोल्ट और चौथा है ओम मीटर। अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की जो कि ओम मीटर है, तो ये ओम मीटर METER होगा। ठीक है, तो अगर हम ओम मीटर की बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये आपका एसआई यूनिट है रेजिस्टिविटी की। किसकी? रेजिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। उसका जो एसआई मात्रक है वो आपका ओम मीटर होता है। वहीं जब हम वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम वोल्टेज की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो हमारा उसका एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। अगर हम करंट की बात करें, यानी विद्युत धारा की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पेयर होता है। वहीं अगर हम ओम की बात करें तो बेसिकली ओम जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है, यानी एसआई यूनिट होती है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 यानी ओम है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो ये अगला प्रश्न है वो ये है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। यानी आपको क्या बताना है? आपको पोल और जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है, उसके बीच की जो दूरी है, उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, तीसरा है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और चौथा है आपका मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्स। तो बेसिकली आपको क्या बताना है? जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण। दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। आपके पास दो तरीके के गोलीय दर्पण होते हैं यानी स्फेरिकल मिरर होते हैं। आप ये जानते हैं इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। वहीं अगर हम इसके फोकस की बात करें तो वो यहाँ पे होगा। आपका जो कनकेव मिरर है उसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो यहाँ पे होगा। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें यानी जो आपका कन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस होता है या प्रिंसिपल फोकस होता है वो इस साइड होता है।
तो इस पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन 3 है, यानी फोकल लेंथ है। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप ये जानते हैं कि जो आपके गोलीय दर्पण होते हैं, चाहे वो आपका कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, चाहे आपका अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तो दोनों जो है एक जो स्फीयर यानी गोले का भाग होते हैं। तो जिस गोले का वो भाग होते हैं, उसका जो रेडियस होता है, उसका जो त्रिज्या होती है, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर हम बात करें सेंटर की, तो जो जिस गोले का आपका जो स्फेरिकल मिरर है, गोले दर्पण है, वो भाग है, उसका सेंटर, उस गोले का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम बात करें, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो आपकी एक लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन होती है जो कि आपके फोकस, आपका जो ध्रुव है यानी पोल है, इससे गुजरती। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, इसका आंसर जो होगा वो आपका फोकल लेंथ हो, यानी फोकल दूरी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और वो जनरेटर से कनेक्टेड है, और उस इलेक्ट्रिक जो बल्ब है जो कि जनरेटर से कनेक्टेड है, तो वो जो जनरेटर है, ठीक है, वो उसका जो वोल्टेज है वो आपको 220 वोल्ट दिया गया है। बल्ब से 0.50 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम बात करें बल्ब की, तो बल्ब से जो करंट या धारा जो प्रवाहित होती है वो 0.50 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। हमें बल्ब की पावर निकालनी। तो सबसे पहले हमें जो जो चीजें दी गई है, जो जो जानकारी दी गई है, उसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है V की वैल्यू, जो कि आपकी 220 वोल्ट है। वहीं आपको करंट भी दिया गया है, यानी I की वैल्यू दी गई है, जो कि आपकी कितनी है, 0.50 एम्पीयर। अब हम ये जानते हैं, हमने जब चैप्टर पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जो पावर होता है यानी शक्ति होती है, वो बराबर होती है करंट और जो आपका वोल्टेज है उसके मल्टीप्लिकेशन के, यानी P बराबर IV होता है। अब I की वैल्यू आपकी कितनी है, 0.50, V की 220 वोल्ट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 110 वॉट आ जाए। तो जो आपका बल्ब है उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो 110 वॉट है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता का क्या होगी, ये आपको बताना। यानी आपको फोकल लेंथ दी गई है उत्तल लेंस की, यानी कॉन्वेक्स लेंस की, जो कि 25 सेंटीमीटर है। आपको पावर निकालनी है इस लेंस की, यानी इसकी क्षमता निकालनी है कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी दी गई है, जिसे आप स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर, यानी
उत्तल लेंस की फोकस दूरी पच्चीस सेंटीमीटर दी गई। अब आप ये जानते हैं कि जो पावर होता है, पावर बराबर होता है 1/f, यानी क्षमता जो है किसी भी लेंस की बराबर होती है 1/, जो आपकी फोकल दूरी है। और ये फोकल दूरी आपकी किस में होनी चाहिए? मीटर्स में होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है? आपको जो है फोकल लेंथ या फोकस दूरी जो है वो सेंटीमीटर में दी गई है, इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर में परिवर्तित करेंगे। तो ये आपके पास 0.25 मीटर हो जाएगा। तो आपकी जो क्षमता है, इस लेंस की जो क्षमता है वो बराबर हो जाएगी 1/0.25 यानी 0.25। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो जब आप पॉइंट हटाएंगे नीचे से डिनोमिनेटर से, तो ऊपर 2 0 लग जाएंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो +4 डायप्टर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, ऊर्जा के 2 वैकल्पिक स्रोतों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि आपको 2 वैकल्पिक स्रोतों के नाम लिखने हैं ऊर्जा के, ठीक है। तो ऊर्जा के जब हम स्रोत पढ़े थे तो हमने कन्वेंशनल, यानी जो आपके ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे स्रोत हैं जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, पारंपरिक, जिन्हें हम स्रोत कहते हैं, पारंपरिक स्रोत, तो हमने वो पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने ऑल्टरनेट सोर्स पढ़े। तो पारंपरिक स्रोत यानी वो स्रोत जो हम बहुत पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं, जैसे आपके जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि जो आपके ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, ये क्या हो रहे हैं? ये खत्म हो रहे हैं, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल है, और इन्हें बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इन्हें बहुत लाखों समय लगता है बनने में। तो हम किसकी तरफ गए? फिर ऑल्टरनेट सोर्स पे, यानी ऐसे स्रोत जो वैकल्पिक स्रोत है। और वैकल्पिक स्रोत यानी ऐसे सोर्स जो रिन्यूएबल है, जो नवीनीकरणीय है, यानी जो रिन्यू होते रहे। तो ऐसे सोर्सेज को या ऐसे स्रोतों को हमने ऑल्टरनेटिव सोर्स के तौर पे लिया था। जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा होती है, ठीक है, और आपकी पवन ऊर्जा होती है। तो इस तरीके के जो सोर्सेज हैं उनको हमने वैकल्पिक स्रोत के तौर पे लिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आप आंसर लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2 ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ऊर्जा के 2 वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब हमारा जो है अगला प्रश्न वो कुछ इस तरीके से है, एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? The magnification produced by a concave mirror is +2. What is the meaning of this statement? यानी आपको ये कहा गया है कि एक अवतल दर्पण है, उसका जो आवर्धन है यानी मैग्निफिकेशन है वो +2 है, +2 है। तो हमें ये समझाना है कि इसका मतलब क्या हो। तो बेसिकली जब हम 2 की बात करें, किसकी बात करें? 2 की, और कैसा है? प्लस है, यानी पॉजिटिव है, धनात्मक आवर्धन है। इसका मतलब यह है कि जो आवर्धन या मैग्निफिकेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट की, जो इमेज है, जो हमें वस्तु है, उसका जो उसका प्रतिबिंब है, वो जो हमें प्राप्त हो रहा है वो दुगना है। किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से, वस्तु के आकार से। इससे हमें ये पता चलता है। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, अ पॉजिटिव मैग्निफिकेशन ऑफ +2 मीन्स दैट द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो मैग्निफिकेशन है
वो पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। इसका मतलब ये है, कैसा है, धनात्मक है और क्या है, 2 है, नंबर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें मिरर यानी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दुगना होगा वस्तु के आकार से, स्मॉलर देन द इमेज। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा है वस्तु से, या हम ये कह सकते हैं जो वस्तु है वो छोटा है, किससे, इमेज के साइज से, प्रतिबिंब के आकार से। This occurs when the object is placed farther away than the mirror's focus. और ये कब होता है, ये तभी होता है जब कॉन्केव मिरर के केस में, यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है उसके केस में, जब हम ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को मिरर के जो फोकल पॉइंट है या फोकस है उससे जब हम दूर रखते हैं तो तब हमें इस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। +2 के धनात्मक आवर्धन का अर्थ है कि दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब वस्तु के आकार से दोगुनी है, तो वस्तु छवि से छोटी है। ऐसा तब होता है जब वस्तु को दर्पण के फोकस पॉइंट से या फोकस से दूर रखा जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है वो 3 मार्क्स का है, 3 अंकों का प्रश्न है। 600 वॉट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 20 दिन तक चलने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? दर 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा। A refrigerator of 600 watt power is run for 8 hours per day. What will be the cost of the energy to operate it for the 20 days? Rate ₹3 per kilowatt hour. यानी आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, एक फ्रिज है, जिसकी पावर, ठीक है, जिसकी पावर क्या है, या जिसकी शक्ति जो है वो 600 वॉट है, और वो हर दिन 8 घंटा चलाया जाता है। अब ये जो फ्रिज है वो 20 दिन तक काम करता है, तो हमें ये बताना है कि इसके चलने से जो ऊर्जा की खपत होगी, मतलब जो हम ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, तो उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना मूल्य पड़ेगा। और आपको रेट दिया गया है, वो जो रेट दिया गया है ऊर्जा का, वो आपको 3 रुपए 3 प्रति किलो घंटा दिया गया है, किलोवाट आवर, ठीक है, ये दिया। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, पावर यानी शक्ति दी गई है जो कि आपकी रेफ्रिजरेटर की है, यानी पावर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ₹600 वॉट। रेफ्रिजरेटर की जो शक्ति दी गई है 600 वॉट दी गई है, इसे हम P लिख सकते हैं, कैपिटल P हो गया आपका। इसको आप किलोवाट में परिवर्तित करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से यानी 1000 से, तो आपके पास जाएगा 0.6 किलोवाट। टाइम टेकन इन 1 डे, एक दिन में चलने में लिया गया समय, तो कितना है आपका 8 घंटे 8 आवर्स।
तो हम बात करते हैं वर्क डन इन 1 डे, यानी जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 जो कि आपकी पावर है इनटू कितना समय लिया इसने, 8 घंटा, यानी जो आंसर आया वो आपका 4.8 किलोवाट आवर आ गया। अब लिखना है 20 दिनों में किया गया कार्य। टोटल किया गया कुल कार्य, टोटल वर्क डन इन 20 डेज। तो एक दिन में 4.8 यानी 4.8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 20 से, तो यहाँ पे आपका वर्क डन आ गया है 96 किलोवाट आवर। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड ऊर्जा खपत का मूल्य तो आपको क्या दिया गया है कि प्रति किलोवाट आवर का जो रेट है वो 3 रुपए है। तो आप इसको यानी 96 को या 96 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 3 से, तो ये आपके पास हो गया 288 रुपीज। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड यानी ऊर्जा खपत का मूल्य। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, यहाँ पे आपको एक परिपथ दिया गया है यानी सर्किट डायग्राम दिया गया है। इसमें आपको ये निकालना है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, यानी इस परिपथ में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है जो आपका पार्ट का है, इसे हम कर लेते हैं यहीं पे। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 20 ओम का प्रतिरोध है और जो दो 20 ओम के प्रतिरोध है ये दोनों पैरेलल है, यानी जो आपकी 20 ओम के रेजिस्टेंस है दोनों पैरेलली कनेक्ट है और फिर ये सीरीज में या श्रेणीबद्ध तरीके से 10 ओम रजिस्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 ओम को R1 ले लेते हैं, इसको R2 और इसको R3 ले लेते हैं। और सबसे पहले जो ये कॉम्बिनेशन है जो कि पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है, ये वाला आपका, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं और R' की वैल्यू निकालते हैं। तो R' होगा आपका बराबर, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है तो जो आपका इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा 1/R' बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, यानी 1/R' बराबर 1/20 और 1/20, यानी ये हो जाएगा 2/20 1/R'। तो R' की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 ओम, यानी जो आपका ये पैरेलल है इसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम इसे एक रेजिस्टर मान लें जो कि R' है तो कितना आएगा आपका, जैसे कि R' है तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा।
अब हमने इसे क्या मान लिया है, एक रेजिस्टर मान लिया है जिसे हमने R डैश ले लिया। यह हो गया आपका R डैश। अब ये 10 ओम का है। अब ये वाला जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट और ये जो है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, यानी श्रेणीबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अब हम सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा R आ जाएगा। तो R बराबर होगा आपका R1 प्लस R डैश। R1 आपका 10 है और R डैश भी आपका 10 है, यानी दोनों क्या है, 10-10 है। 10 ओम प्लस 10 ओम, तो ये आपका 20 ओम आ गया, यानी R की वैल्यू आपकी 20 ओम आ गई। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आया या प्रतिरोध आया इस सर्किट में, वो आपका कितना आया, 20 ओम। अब हम बी पार्ट करते हैं, जिसका दूसरा पार्ट है ख पार्ट। इसमें आपसे पूछा गया है कि कितना करंट इस सर्किट से या परिपथ से जो है फ्लो करेगा, बहेगा। तो अगर हम बात करें, हमें V दिया गया है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, V जो दिया गया है वो आपका 3 वोल्ट दिया गया है। और ओम के लॉ से हम क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू IR होता है। V की वैल्यू 3.0, I हमें निकालना है, धारा निकालनी है, और ये आपका 3, सॉरी R हमारा कितना आया, 20। तो I की वैल्यू आ जाएगी 3/20। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.15 एम्पियर के आ जाए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए ये भी आपने अच्छे से देखे होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।